हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुकी है। तो आज हम 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 1.2 का जो पहला क्वेश्चन आपका है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो लिखना पड़ता है इसमें। तो आप ध्यान से अगर समझेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंडर रूट 5 को आपको एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय इसको हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम मान लेते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या हम रूट 5 को मान लिए, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q। तो p/q के रूप में हम मान लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि p और q है क्या। तो जहां p तथा q पूर्णांक है, इंटीजर है, आपका पूर्णांक है, और आपको पता है कि q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारी जो नंबर है जो वो अपरिभाषित हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। तो इसलिए q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तथा p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो आपको पता होगा कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF यानी कि मासा हमेशा 1 आता है। तो अगर दो संख्याओं का मासा 1 आएगा, वो हमेशा दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। तो अब देखिए, इसमें हम अपान 1 कर लेंगे और फिर तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो p का 1 में करेंगे तो p, q का रूट 5 में करेंगे तो रूट 5q। तो इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब जो रूट है उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दो। तो देखो, इसका स्क्वायर कर दिए इधर रूट 5q, इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो जब इसका हम स्क्वायर कर दिए हैं तो देखो क्या बन जाएगा, p² इज इक्वल टू रूट 5 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है, यानी कि 5 आ जाता है। तो देखिए, ये 5 आ गया, q का करेंगे तो q² आ जाएगा। तो यहां पे देखो, p² कोई नंबर होगी, यहां पे हमको नहीं पता कि p² क्या है, कोई न कोई नंबर होगी, वो फैक्टर के रूप में लिखी हुई है, यानी कि 5 और q²। जब कोई नंबर होती है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 20 ले लिए, या स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में ही लेते हैं, मान लीजिए 25 ले लिए, और ये फैक्टर के रूप में ऐसे लिखा हुआ है, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जो इसका फैक्टर है उससे ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाती है, और ये जो है इससे भी ये संख्या डिवाइड हो जाती है। तो जब भी किसी संख्या का फैक्टर निकाला जाता है तो उस दोनों संख्याओं से आपकी ये संख्या डिवाइड होती है। तो वही कारण यहाँ पे हम देंगे
तो देखिए क्या लिखते हैं, तो अतः जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगी। अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर हम लें, जैसे 36 ले लिए, इसको लिखेंगे स्क्वायर में 6 का स्क्वायर। तो अगर 36 से 6 विभाजित है तो 6 से भी 36 आपका विभाजित होता है, हमेशा होता है। वही यहां पे लिखेंगे हम, तब पी भी 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी, यहां पे हम p का एक गुणनखंड निकाल लिए कि 5 होगा, और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण। इसको हम जरूरत पड़ेगी अभी तो 2 मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे 3। तो जिस तरह से हम 5 का एक अभाज्य गुणनखंड और p का एक अभाज्य गुणनखंड हम 5 निकाल लिए, उसी तरह हम q का भी एक अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, p के जगह पे कुछ रख देना है जिससे p हट जाए, q बच जाएगा यहाँ पे। हम उसके लिए मान लेते हैं, माना p बराबर हम 5r मान लेते हैं। तो जो भी नंबर मानना है आपको वो 5 के मल्टीपल में ही मानना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो काटने में। बाकी तो आप कुछ भी मान सकते हो, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए। तो p की जगह पे आपको 5r रखना है, तो 5r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दोगे तो 25r स्क्वायर, और ये आपका 5q स्क्वायर है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये 5 से 25 कट जाएगा। देखिए अगर बीच में इक्वल का चिन्ह लगा होता है तो आप इधर से इधर की संख्याओं को आप काट सकते हो। तो 5 एकम 5, 5 25, तो हमारा बचा क्या, 5r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो इसी को अगर ऐसे भी आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हम क्यों लिख दिए, क्योंकि पहले भी इस तरह के हमको समीकरण मिले थे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोनों में डिफरेंस करने में। तो सेम इसी तरह ये बन गया। तो जो कारण यहां हम दिए थे वही कारण यहां पर देंगे। तो क्या कारण देंगे कि 5 से q स्क्वायर विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगी। तो आइए हम आगे लिखते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब q भी 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी, और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4। तो देखिए जो इक्वेशन हमारा ये माने थे 3 वाला, p का एक अभाज्य गुणनखंड 5 मिला था हमको, और यहाँ पे q का भी एक अभाज्य गुणनखंड हमको 5 मिल गया। तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से
ज्ञात होता है कि समीकरण 3 और 4 से ज्ञात होता है कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 5 है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 5 होगा, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ऊपर हम माने हुए थे, क्या माने थे हम देख लेते एक बार। माने थे कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब मात्रा एक है, कोई भी गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां से हमको पता चला था कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो कल्पना थी तो कोई नहीं है, यानी कि 1 है। वही यहां पे हम लिख रहे हैं जो हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत है कि P तथा Q सहअभाज्य हैं। ये हमारे कल्पना के जब विपरीत हो गया तो अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार इसको देखिए, तो जरूर आपके समझ में आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी हमको क्या करना होता है, मान लेता होता है। क्या मान लेना होता है, देखिए माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसका व्युत्क्रम हमको मान लेना होता है। तो जहां ये एक परिमेय संख्या है, तो अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 3 + 2 √5 और इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। और आपको पता है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखिए अब जब P/Q आपकी एक परिमेय संख्या हो गई, मान लिए इसको हम पूरा, तो देखिए सबको एक साइड में कर लेते हैं और √5 को एक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे बचा 2 √5 = P/Q। और ये जो 3 है दूसरी तरफ इसको हम लेके चले जाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आप अपान में 1 आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 है, इसको भी आप हटा दो, तो 2 इधर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, √5 = P/Q -3 और ये इधर आ गया तो बटे में आ गया, यानी कि 1/2 हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो √5 =
तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2q माइनस, अगर इसमें हम ऐसे बटा कर लें तो 1 का 3 में होगा तो 3 ही होगा, और 2 का 1 में होगा तो 2 होगा। तो कुछ इस तरह से बन गई आपकी संख्या। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे कि P और Q हम पूर्णांक मान चुके हैं, ऊपर हम पूर्णांक बोले थे, तो P तथा Q पूर्णांक हैं। तो अगर P और Q पूर्णांक हैं तो जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको अगर हम P बाई Q के रूप में लिख दें तब वो आपकी एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये जो आपका है P बाई 2Q, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसलिए P बाई 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी तो 3/2 तो परिमेय संख्या है ही, क्योंकि 3 और 2 आपका पूर्णांक है। तो किसी भी परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को आप जोड़ देते हो या घटा देते हो तो वह संख्या पूरी आपकी परिमेय संख्या ही होती है, रेशनल नंबर ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि अतः P बाई 2Q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो जो ये आपकी हो गई ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके इक्वल जो लिखा रहेगा वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या दिखा दिए। तो लिखेंगे क्या, भी एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए या होनी चाहिए। तो जब ये परिमेय संख्या दिखा दिए तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम पढ़ चुके हैं पीछे कि ये जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको तो हम जानते हैं। तो जो हमारी कल्पना, जो हम माने थे, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है, तो हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। अतः क्वेश्चन हमारा क्या था कि 3 + 2 √5, तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इनमें 3 पार्ट है आपका, तो तीनों पार्ट में, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो 1, तो इसको भी आपको क्या दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है। तो हम मान लेते हैं, माना 1/√2
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q पता है आपको, पूर्णांक होने चाहिए। P तथा Q पूर्णांक हैं और जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, या क्या करते हैं, जब कोई परिमेय संख्या होती है बटे में अगर रूट होता है तो उसका हम परिमेयीकरण भी कर देते हैं। तो आप चाहे तो परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो परिमेयीकरण अगर इसका हम करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। देखो हमारा आगे क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हमारा √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, P बाई Q। तो हमको करना क्या होता है, जो रूट वाली संख्या होती है उसको एक साइड में, उसके साथ जितने भी और पद होते हैं उनको दूसरे साइड में हम कर देते हैं। तो देखिए ये 2 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया यहां पे। तो अब देखिए क्या लिखते हैं कि P तथा Q आपका क्या है, पूर्णांक है। तो अगर P और Q पूर्णांक है तो ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। तो 2P, इसलिए 2P बाई Q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको अगर हम दूसरा समीकरण मान लें तो समीकरण मानकर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि अगर ये P बाई Q अगर परिमेय है तो 2P बाई Q भी परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या हम दिखा दिए तो इसके इक्वल में जो लिखा है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जो कारण हम लिखे कि यहां से ये परिमेय संख्या हुई थी तो ये भी आपकी, तो ये आपकी परिमेय दिखाए थे तो ये परिमेय हो गई थी। लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं ये अपरिमेय संख्या होती है, तो दोनों उल्टा हो गया। तो वही कारण हमको यहाँ पे देना है कि 1 और 2 से ज्ञात होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या है तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको दिखाना था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7/√5 को भी आपको एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो देखिए 7/√5 तो दूसरा है, तो मान लेते हैं, माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जिस तरह से उसको हम सॉल्व किए थे तो सेम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं, माना 7/5 इज इक्वल टू p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है। तो p/q पूर्णांक है और q 0 के इक्वल नहीं है। तो इनको हम पिछले क्वेश्चन में भी सब लिखे थे, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, √5 के साथ जो भी संख्याएं होती हैं उनको दूसरी तरफ हमको करना होता है। तो 5 गुणे में है तो इधर आ जाएगा, तो ये बटे में हो जाएगा, ये बटे में हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, तो अगर p और q पूर्णांक है तो p/q परिमेय संख्या होगी, तो ये भी पूरी आपकी परिमेय संख्या होगी। अतः p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 मान लेंगे, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात होता है कि समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। भाई जब इसको अगर हम परिमेय संख्या दिखा दिए, इसके इक्वल जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगी। तो √5 क्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। पीछे हम प्रूव कर चुके हैं इसको, √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करता है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जिस तरह से दूसरा आपको हम करवाए थे तो सेम उसी तरह है। तो आप लोग इसको अपने मन से सॉल्व करिएगा, यह आपका होमवर्क रहेगा।
तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में लिखे हैं, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए आज के लिए बच्चों इतना ही। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी वो समाप्त हो गई है, तो यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी समाप्त हो गई हैं। तो अब अगली क्लास में हम जो अगला आपका चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है या आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।